हेलो चिल्ड्रन, आप देख रहे हैं बाल भारती पब्लिक इंटर कॉलेज की डिजिटल क्लासरूम और यह है क्लास 5 की हिंदी व्याकरण। ठीक, तो आप हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं आज और पहला पाठ है आपका। पाठ का नाम है भाषा और व्याकरण। क्या नाम है पाठ का? भाषा। और इसके असल में क्या है कि इसके और भी चैप्टर्स आप पहले पढ़ चुके हैं दूसरी छोटी क्लासों में। ये जो नया ये वाला जो पार्ट है ये पुराने ही चैप्टर्स का कंटिन्यूशन में पार्ट है। तो भाषा और व्याकरण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। चलिए जानते हैं क्या कुछ है पार्ट में। मानव एक सामाजिक प्राणी है। उसे अपने परिवारों को दूसरे लोगों तक उसे अपने विचारों को दूसरे लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है। मानव का मतलब इंसान। यह एक सामाजिक प्राणी है, मतलब समाज में रहने वाला है और इसे अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक भाव की एक भाषा की आवश्यकता होती है। इसके लिए उसे भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा के बिना मानव का जीवन अधूरा है। बिना भाषा के आप अपनी विचारों को, अपनी सोच को दूसरे तक अभिव्यक्त नहीं कर सकते। तो भाषा के बिना मानव का जो जीवन होता है वह कैसा होता है? वह अधूरा होता है। ठीक है, तो आप ये चित्र देखिए। चित्र में आप काफ़ी कुछ देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है गाना गाया जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो है पढ़ने टीचर जो है यहाँ दूसरे वाले चित्र में ये पढ़ा रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो टीचर बोल रही हैं और बच्चे सुन रहे हैं। तो ये भी भाषा का आदान प्रदान हो रहा है। और तीसरे वाले चित्र में देख लीजिए कि पढ़ने का सहारा लेना पड़ा है ना। ये भी आप देख सकते हैं, ये पढ़ने का सहारा ले रहे हैं, है ना। देखिए, इसके बाद दिए गए चित्रों के भावों को प्रकट करने के लिए उन्हें गाने का, पढ़ने का और पढ़ाने का और पढ़ने का सहारा लेना पड़ रहा है। तो अपनी भाषा को दूसरे तक व्यक्त करने, समझाने के लिए इन चित्रों में गाने का, पढ़ाने का और पढ़ने का सहारा लिया जा रहा है। तो भाषा देख लेते हैं। फिर से क्या है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को बोलकर, लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा उनके विचार सुनकर व पढ़कर समझते हैं। तो भाषा वह साधन है, वो ज़रिया है जिसकी वजह से हम बोलकर या लिखकर अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और उनकी बात सुनकर या उनका लिखा हुआ पढ़कर हम समझ सकते हैं कि अगले के विचार हमारे लिए या दूसरी चीज़ों के लिए क्या है। हम सभी अपने दैनिक जीवन में भाषा का प्रयोग करते हैं। हमारा ऐसा कोई दिन नहीं निकलता जब हम भाषा का प्रयोग नहीं करते हों। भाषा के 3 भेद होते हैं। देखिए, उठते साथ ही आप सो रहे हैं, सुबह उठते से दिन भर आप भाषा का प्रयोग करते हैं। दिन भर आप अपनी बातें व्यक्त करने के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा कोई भी दिन नहीं हो सकता, ऐसा कोई भी पल नहीं हो सकता जिसमें आप भाषा का प्रयोग न कर रहे हों। तो भाषा के कुल कितने 3 भेद होते हैं। चलिए देख लेते हैं कि वो क्या क्या हैं अगले वाले पन्ने में। अभी तक जो भी समझाया मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं कि भाषा के भेद क्या होते हैं। तो भाषा के कुल 3 भेद लिखे हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। देखिए, मौखिक और लिखित आप पहले भी पढ़ चुके हैं दूसरी कक्षाओं में, लेकिन यहाँ पर एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो मौखिक भाषा के बारे में जानते हैं, जिसको मौखिक का मतलब होता है ओरल, मुंह से बोले जाने वाला। तो जब हम अपनी बात को बोल कर दूसरों को समझाते हैं तो भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। जब आपने अपनी बात को, अपनी भाषा को, अपने विचारों को, अपने इमोशंस को बोल कर व्यक्त किया तो ये हो गया आपका मौखिक भाषा। ठीक, आगे देखते हैं। हम अपनी दैनिक दिनचर्या में सबसे अधिक इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। आप अपनी दैनिक दिनचर्या का मतलब दिन भर में, पूरे डे के टाइम टेबल में आप पूरे दिन में जो है आप सिर्फ बोलकर अपनी भाषा को प्रकट करते हैं। दिन भर में हर बात को आप अपनी मम्मी को और पापा को, अपने बहन भाइयों को लिख कर नहीं देते, आप सब क्या करते हैं? बोल कर प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रयोग के लिए मानव का पढ़ना लिखना आवश्यक नहीं होता। अगर बोलने भर की बात है तो बोलने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं होता है। इसे अनपढ़ व्यक्ति भी आराम से बोल सकता है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अक्षरों का ज्ञान नहीं है, तो भी आप बोलकर मौखिक भाषा का प्रयोग कर भाषा का आदान प्रदान कर सकते हैं। लेकिन यह भाषा का अस्थायी रूप होता है। देखिए, ये काम चलाऊ तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये
स्थायी रूप नहीं है, ये परमानेंट रूप नहीं है, ये एक टेम्परेरी रूप है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिए गए चित्र में पुरुष टिकट खिड़की पर जाकर अलवर के लिए टिकट मांगता है तथा सामने वाला व्यक्ति सुनकर उसे अलवर का टिकट देता है, अतः यह भाषा का मौखिक रूप है। आपने आपको जो चाहिए वो चीज़ दूसरे को बताई और दूसरे ने वो चीज़ आपको दे दी, है ना। ये टिकट काउंटर का एक सीन है कि यहाँ पर एक आदमी ने दूसरे से टिकट के लिए कहा और दूसरे ने टिकट बनाकर जिस आदमी ने मांगा है उसको दे दी। तो ये मौखिक रूप यहाँ पर आपको प्रदर्शित किया जा रहा है, उसका उदाहरण है। उसके बाद देखते हैं लिखित भाषा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लिखित की, कि लिखित भाषा में क्या होता है। तो लिखित भाषा या फिर रिटन लैंग्वेज जो है, जब हम अपनी बात को लिखकर दूसरों तक पहुँचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर समझते हैं, तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहा जाता है। जब आप अपनी भाषा को बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया लिखित भाषा। बोलना नहीं है इसमें, आपको सिर्फ लिख कर समझाना है, तो ये हो गया लिखित भाषा। फिर भाषा के इस रूप का प्रयोग केवल पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को अक्षर ज्ञान होता है, वर्णों का ज्ञान होता है, वाक्य का ज्ञान होता है। वह अपनी बात लिख कर जो सही व्याकरण के नियम है वो पालन कर बात को लिख कर दूसरे को बता सकते हैं। तो पढ़े लिखे लोग ही लिखित भाषा को इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं कि ये भाषा का स्थायी रूप होता है, ये परमानेंट रूप है। परमानेंट मतलब एक बार आपने लिख दिया तो वो लिखित है, आप उसको हमेशा चाहे 5 साल 6 साल 7 साल बाद कभी भी लिखकर दोबारा पढ़ सकते हैं। जैसे किताबें हैं, तो किताबें कब लिखी जाती हैं और कितने साल तक आप उन्हें बिल्कुल वैसे ही उन्हीं शब्दों के साथ पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये परमानेंट होती हैं। तो देखिए, लिखी गई बातें वर्षों वर्ष तक सुरक्षित रहती हैं। जो किताबों में लिख गई हैं वो वर्षों वर्ष तक हमेशा सही सलामत सुरक्षित रहती हैं। दिए गए चित्र में दादी जी रामायण को पढ़कर भगवान राम के जीवन चरित्र को बच्चे को समझा रही हैं, अतः यह भाषा का लिखित रूप है जिसे पढ़कर दादी जी बच्चों को समझा रही हैं। देखिए, रामायण जो है वो लिखी हुई है और दादी जी उसे पढ़कर बता रही हैं बच्चे को। ठीक, तो इस तरीके से बच्चा लिखी हुई चीज़ को समझ सकता है। तो यह भाषा का कौन सा रूप है, भाषा का लिखित रूप है। इसके बाद देखिए सांकेतिक रूप, या जिसको बोलते हैं इल्यूसिव लैंग्वेज। ठीक, अब इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें लिखी, आपने कुछ जो चीज़ें थी वो लिख दी, कुछ जो थी वो बोल दी, है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ संकेत देना है। मतलब आपको अपने हाथ पैर और आँखों से इशारे करने हैं, अपने चेहरे की बनावट से इशारे करने हैं, जिससे कि दूसरा आपके इशारों से समझ जाए। तो इस तरह की भाषा को बोलते हैं सांकेतिक भाषा। आगे देख लेते हैं, जब हम अपने विचारों को बोलकर व लिखकर प्रकट ना करके इशारों से दूसरे को समझाएं तथा दूसरे के इशारों से ही उनके विचारों को समझे, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। कि जब हमें किसी को बोलने की ज़रूरत ना पड़े, किसी को बताने की ज़रूरत ना पड़े और सिर्फ संकेत देने की ज़रूरत पड़े, सिर्फ एक इशारा कर दीजिए। जैसे कि पंखा चलाना है तो हाथ को गोल गोल घुमाइए ऊपर दिखा के, तो पंखा चल गया। मतलब आप बता रहे हैं कि पंखा चलाने की भाषा है ना। जैसे कि आप कह रहे हैं कि पानी, तो मुंह के सामने यूँ अंगूठा ले आइए तो समझ लीजिए कि आपको क्या चाहिए, पानी। इस तरह के कई संकेत आप नॉर्मली जीवन में करते होंगे, डेली नियम में करते होंगे। तो ये क्या है, संकेतों की भाषा है। सिर्फ आपको हाथ पर हिलाने, आँखों और चेहरे के हाव भाव को बदलना है और ये आपका संकेत हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं कि दिए गए चित्र में रेफरी हाथ ऊपर करके छक्का अर्थात 6 रन दिए जाने का संकेत कर रहा है और हम उनके संकेतों को भली प्रकार समझते हैं, लेकिन संकेतों के माध्यम से हम मन के कुछ भी भाव को प्रकट कर सकते हैं तथा कुछ को ही समझ सकते हैं। ये चित्र देखिए, ये क्रिकेट का मैच चल रहा है, इसमें रेफरी साहब हैं, इन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर कर रखे हैं और ये जो है ये संकेत है, ये चिन्ह है किस बात का, कि 6 मतलब जो क्रिकेटर जो प्लेयर है उसने 6 रन के लिए गेंद को बाहर फेंक दिया है। अब ये जो भाषा है ये एक खास लिमिटेड भाषा है, हर आदमी हर चीज़ को नहीं समझ सकता, हर संकेत को नहीं समझ सकता, तो ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। ठीक है, तो इसको सांकेतिक भाषा कहा जा सकता है। और अगला देख लेते हैं कि आगे क्या है पाठ में। तो देखिए, जिन भाषाओं को हम सबसे पहले सीखते हैं उसे मातृभाषा कहते हैं। मतलब आपके परिवार में जो भाषा बोली जा रही है
माँ के द्वारा जो सिखाई गई भाषा है वो आपकी मातृभाषा है, जिसे आपके घर के सभी लोग समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चा सबसे पहले माँ द्वारा सिखाई गई भाषा का प्रयोग करता है, क्योंकि यह सबसे निकट माँ के माँ के ही होता है। बच्चा पैदा होता है, माँ की ही जिम्मेदारी होती है ज़्यादातर उसे उसका लालन पालन करने के लिए। तो माँ अपनी भाषा, जो बच्चा माँ की जो आवाज़ सुनता है और उसके संकेतों को पकड़ता है, तो माँ जिस भाषा का प्रयोग करती है वही भाषा बच्चा भी प्रयोग करना सीख जाता है, और उसी भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। उसके बाद देखते हैं कि विश्व के अनेकों देश में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे अंग्रेज़ी, जापानी, चीनी, रूसी आदि। हम अपने देश भारत में भी अनेक भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, गुजराती, तेलुगु, मराठी, उड़िया, पंजाबी आदि। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा है। भारत में इसको बोलने तथा लिखने वालों की संख्या सबसे अधिक है। देखिए, हमारी जो राज्य भाषा है, मतलब कि लिखने वाली, देखिए एक तो राष्ट्रभाषा होती है और दूसरी राजभाषा होती है। राष्ट्रभाषा का मतलब होता है कि जो पूरे राष्ट्र में मान्य हो, राष्ट्र के प्रत्येक लोग उसका कुछ न कुछ अर्थ जानते हो और बोलना जानते हो। राष्ट्र में आप कहीं, पूरे देश में आप कहीं भी चले जाइए, लोग उस भाषा को जानते हों। तो हमारे देश में राष्ट्रभाषा का दर्जा हिंदी को दिया गया है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। और राजभाषा मतलब एक राज्य में सरकारी ऑफिसों में, दफ्तरों में जिस भाषा में लिखा जाता है, जिस भाषा को चलाया जाता है दफ्तर के कामकाज के लिए, वो वहाँ की राजभाषा है। ठीक है, तो हमारी राजभाषा भी हिंदी ही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि भारत में इसको बोलने तथा लिखने वालों की संख्या सबसे अधिक है। हमने हिंदी क्यों लिया? हमने हिंदी इसलिए लिया क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो ज़्यादातर हमारे भारतवासी भाई बहन जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं इसके कि प्रत्येक के अपने अलग अलग, यहाँ पर हम बोली की बात कर रहे हैं, डायलेक्ट की बात कर रहे हैं कि बोली किसको कहते हैं। तो प्रत्येक के अपने अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। इसका कारण ये है कि लोग अपने क्षेत्र के अनुसार ही उस भाषा को बोल लेते हैं। भाषा के इस क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। मतलब एक खास जगह पर बोली जाने वाली स्पेसिफिक भाषा, ठीक है, बोली कहलाती है। जैसे बुंदेलखंड में देखिए बुंदेली बोली जाती है ना। ऐसे अवध में अवधी बोली जाती है, ब्रज में खड़ी भाषा बोली जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, उस जगह की जो भाषा है वो बोली कहलाती है। किसी खास जगह में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। तो हिंदी भाषा की कई बोलियां हैं, जैसे राजस्थानी, अवधी, ब्रज, छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी आदि। ठीक, तो ये हिंदी से ही बनी है, लेकिन वहाँ के लोगों ने उसको सहूलियत के लिए अपनी एक अलग ही पहचान और कुछ शब्द अलग दे दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बोली। इसके बाद आ गया स्क्रिप्ट या फिर लिपि। लिखते जिससे हैं वो लिपि कहलाती हैं। तो भाषा का सबसे छोटा रूप ध्वनि है। मतलब ध्वनि यानी आवाज़ है। तो ध्वनि को लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन ध्वनि चिन्हों को लिखित रूप को लिपि कहते हैं। हर एक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। देखिए, जिस भाषा में आप लिख रहे हैं उसकी अलग अलग लिपियाँ होती है, उसके अलग अलग वर्ण होते हैं। वर्णों से जुड़कर शब्द बनते हैं, शब्दों से जुड़कर पूरे वाक्य बनते हैं। तो अलग अलग भाषाओं की अलग अलग जो लिपियाँ हैं, ठीक है, वो लिखने के प्रयोग में आती हैं। और जैसे हिंदी में देखिए, हिंदी की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की भी देवनागरी है, उर्दू की फारसी है, अंग्रेज़ी की रोमन लिपि है, पंजाबी की गुरमुखी है और अरबी की लिपि है। मतलब कि हिंदी लिपि अगर हम लिख रहे हैं तो वो लिखने में देवनागरी लिपि के माध्यम से लिखा जाएगा, और संस्कृत में भी देवनागरी के ही माध्यम से लिखा जाएगा। आगे देख लेते हैं कि क्या है अगले इसमें, कि हम फिर बात कर रहे हैं व्याकरण या ग्रामर की। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या होता है कि जिस प्रकार मानव को अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अर्थात स्वस्थ रहने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, उसी प्रकार भाषा को शुद्ध पढ़ने व लिखने के लिए उसके प्रयोग के नियम जानना ज़रूरी है।
जैसे कि हमारे लिए नियम है कि हम सुबह जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें, मतलब बैलेंस डाइट लें और व्यायाम करें। तो ये सारे के सारे जो हैं ये हमें तंदुरुस्त अपनी शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखने के नियम है। इसी तरीके से भाषा को शुद्ध रूप से, मतलब सही रूप से, बिल्कुल ठीक रूप से पढ़ने लिखने के लिए भी कुछ नियम जो है जानना ज़रूरी है और बनाए भी गए हैं और वही व्याकरण में आते हैं। तो भाषा के सही प्रयोग करने के लिए करने के नियम जिसके द्वारा हम जानते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के सही प्रयोग से ही हम भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना सीख सकते हैं। ठीक, अगर हमें व्याकरण का ज्ञान होगा तो हम बोले जाने वाली या लिखे जाने वाली भाषा को शुद्ध रूप से बोल पाएंगे, लिख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। इस शास्त्र के माध्यम से ही हम ध्वनि से वर्ण, वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य को बना सकते हैं। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान है तो हम ध्वनि कैसे बना सकते हैं? देखिए, ध्वनि से हम आवाज़ से हम वर्ण बनाएंगे और वर्णों से हम छोटे छोटे शब्द बनाएंगे और शब्दों से हम वाक्य बनाएंगे और वाक्यों से पूरा पूरा स्टैंजा बनाएंगे और स्टैंजा से पूरी पूरी कहानी या अपने पूरे विचार एक साथ व्यक्त कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमारी व्याकरण की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो जिस शास्त्र के द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना व समझना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण हमें बताता है कि भाषा का शुद्ध रूप कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे लिखा किस तरीके से जा सकता है और उसे पढ़ा और समझा कैसे जा सकता है। आगे देखिए, शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य, गलत वाक्य और सही वाक्य यहाँ लिखा है। गाय रोटी खा रहा है। भाई, गाय एक फीमेल है, एक फेमिनाइन जेंडर में आती है, तो गाय रोटी खा रही है लिखा जाएगा। यहाँ पर लिंग का ध्यान नहीं रखा गया है। फिर मेरे को सोने दो, मेरे को सोने दो नहीं, मुझे सोने दो। ठीक है, और उसके बाद देखिए, हमारे को खाना खाने दो, हमारे को नहीं, हमें खाना खाने दो। तो इस तरीके से अशुद्धियाँ जो हैं ये शुद्ध हो जाएंगी अगर हमें व्याकरण का ज्ञान होगा। तो अतः व्याकरण भाषा को शुद्ध बनाता है, ठीक बनाता है, सही बनाता है। तो मुझे लगता है कि पूरा पाठ हम कर चुके हैं। अगले इस पार्ट में हम इसके प्रश्न उत्तर और जितनी भी एक्सरसाइजेज इसमें दी हैं वो सब करेंगे। ओके चिल्ड्रन, जो नहीं समझ में आया हो तो आप उसको मैसेज कर सकते हैं और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।